चलो बेटा मर्जी है, अगर आप देखो जिस स्पीड से मैं लिख रही हूँ अगर उस स्पीड से आप लिख पा रहे हो तो साथ साथ नोट्स बना लेना, नहीं तो मत बनाना। बाद में मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी, तब देख लेना। अभी पढ़ो, पहले पढ़ोगे तभी तो नोट्स बनाओगे। तो देखो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, वर्ड समझो पहले। बायो टेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और दो चैप्टर और टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता ही है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज करके या फिर किसी एंजाइम का फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके या फिर कुछ एंजाइम्स का यूज करके एक ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, उसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है आपका जैसे कि कर्ड बनाना, ब्रेड, वाइन, ये सारे के सारे कैसे प्रोसेस है, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस है जो ओल्ड टाइम में किए जाते थे। इसको हम ओल्ड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, मतलब पहले टाइम में यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजीज जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते थे, माइक्रोब्स का यूज करते थे किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। could also be thought as a form of biotechnology, ये old biotechnology है। However, it is used in a restricted sense, but आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत एक बात करते हैं ना, बहुत अच्छा स्कोप है इसका। मतलब आपके करियर के फील्ड में भी या फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है। वो कैसे मिसयूज हो सकता है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मॉडिफाई। अच्छा आप लोगों को पता होगा जो मूवीज आप लोग देखते हो ना, मूवीज में बहुत सारे, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं, बट मूवीज में क्या करता है ना, एनिमल्स को लेते हैं और उन एनिमल्स को मतलब एनिमल से कुछ और ही बना देता है, बहुत ज्यादा उसको डेंजरस बना देता है। कैसे उन एनिमल्स को चेंज किया जाता है, या फिर कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल था, उस नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्क करते हैं या कुछ टेररिस्ट या कुछ इस टाइप के लोग, तो क्या करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को या उस ह्यूमन को बिल्कुल बदल देता है। वो ऐसा बन जाता है कि बिल्कुल टेररिस्ट टाइप का बन जाता है। वो सबका होता कैसा है एग्जैक्टली, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देना जिस वे में आप चाहते हो, उसमें क्या यूज करता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो, आप मैम करो। हाँ जी बोलो। मैम आज तो केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो ये ज्वाइन करनी है कि केमिस्ट्री की ज्वाइन करनी है? तो केमिस्ट्री की ये जो लिंक मैंने भेजा था ना, एक स्टूडेंट ने मांगा था लिंक, सिर्फ उसके लिए शेयर किया था। आप लोगों की जो क्लास है आप वही ज्वाइन करो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, ठीक है। ओके मैम, इसीलिए पूछा था क्योंकि 11 ग्रुप का तो केमिस्ट्री का आया था ना। हाँ आप वही अपनी क्लास ज्वाइन करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं, हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब उसके जीन को एल्टर कर देता है। अब जीन को एल्टर करना मतलब कहीं ना कहीं जीन क्या होता है, उसका डीएनए, उसके डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं हम चेंजेस करा रहे हैं। तो इसको रेस्ट्रिक्टेड सेंस में भी यूज किया जाता है बिकॉज इसके मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। To refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. ऐसी ही आप बहुत सारी प्रोसेस या फिर टेक्निक्स का यूज कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। बच्चे ना लिंक से बड़े कंफ्यूज हो रखे हैं। हाँ देखो, अब सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है। सबसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो आज के टाइम में सब जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एग्जैक्टली में होता क्या है कि एक बेबी को टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया जाता है। अब कैसे एक बेबी को टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया जाता है, स्पर्म को लिया एंड ओवम को लिया।
स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब एक लैब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन कराया। ओवम की अंदर किसको, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली वे में, उससे एक नया बेबी ग्रो कराया जाएगा, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। सिंथेसाइज कराता है जीन यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन को भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जिसको हम जीन थेरेपी में पढ़ेंगे कि सपोज किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, जैसे कि अभी हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े थे ना, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या था, हमारा कोई जीन डिफेक्टेड हो रहा था, तो अगर हम उनको क्योर करना चाहते हैं तो उनका वन एंड ओनली रीजन क्या हो सकता है उनको क्योर करने का, कि उनका जीन डिफेक्ट हुआ है। अब उस जीन को हमें क्या करना है, उस जीन को क्योर करना है, उस जीन को वहां से बॉडी में से निकालेंगे, उसकी जगह पे एक नॉर्मल जीन इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म आती है बच्चों EFB। EFB को क्या बोलते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। क्या डेफिनेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स को लेना, या फिर सेल्स को लेना, या उनके सेल्स का कोई पार्ट लेना, या फिर कोई मॉलिक्यूलर एनालिटिक्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, जो चीजें नेचर ने बनाई है, किसी भी सेल को, ऑर्गेनिज्म में, किसी भी चीज को, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन करके कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। ये पॉइंट, ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। याद रहेगा ये चीज? यस मैम। टेस्ट ट्यूब का क्या रोल है? इन विट्रो मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब होता है जो चीज लैब में किया जाता है, उसको बोलते हैं मैम फेडरेशन मतलब किसका मतलब? मैम EFB में फेडरेशन, F का मींस ये नाम है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। मैम यूरोपियन में हुआ था। ये यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन, वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे यूरोप के अंदर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। अब आप समझते हैं कि बायोटेक में जनरली क्या होता है, बायोटेक का स्कोप इंडिया के अंदर ना होके आउटर कंट्रीज में ज्यादा है ना। ये बायोटेक में जनरली, अगर सपोज करो कोई भी आपको बायोटेक के बारे में बोलते हैं कि आपको बायोटेक में BSc कर लेनी चाहिए, MSc कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पे जनरली यही बोला जाता है कि बायोटेक का स्कोप इंडिया में नहीं है, आउट। अगर आप अब्रॉड कंट्रीज में जा सकते हैं तो आप बायोटेक वाइज करियर चूज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का अंदर कैसे आ सकता है बेटा, टेस्ट ट्यूब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे आ सकता है बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक न्यूबॉर्न बेबी को कहाँ पे हम एक लैब में प्रोड्यूस करा रहे हैं, इसलिए इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि अब अभी आप ना पूरा बायोटेक का जो प्रोसेस पढ़ोगे ना, कि कैसे हम लोग क्लोनिंग करा रहे हैं, कैसे हम लोग एक नया रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। मैम जी मुझे इसमें लैब का मतलब भी समझना है कि लैब में हम कैसे बेबी को कुछ भी करा सकते हैं। मैम किसका नहीं मतलब समझ में आया? मैम जी लैब का मतलब, लैब का मतलब मैम जो आपने विट्रो फर्टिलाइजेशन बताया नहीं था तो वो पूछ। इन वाइट्रो का मतलब वही होता है बेटा जो चीजों को हम लैब में कराते हैं। मतलब नॉर्मल, अगर हम उनकी नेचुरल कंडीशन देखें तो नेचुरल किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना होके हम उसको बाहर करा रहे हैं, उसको इन वाइट्रो बोलेंगे। बाहर का मतलब वही लैब में तो कराते हैं। मैम जी अगर लैब में कराएंगे तो मैम बेबी कैसे हो सकता है? लैब में कराएंगे तो बेबी डेवलप कैसे हो सकता है? जो बताया था आपने सब कुछ, ये सब बेटा देखो ना, इन वाइट्रो यहाँ पे होता क्या है, स्पर्म को लिया और ओवम को लिया, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन करा दिया जाइगोट में, फिर इस जाइगोट को लेके एक वुमन की बॉडी के अंदर, वुमन कौन सी बॉडी ले सकते हैं, या तो उसकी बॉडी खुद से एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसकी बॉडी, उसको हम इसके अंदर जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये सब आपको पढ़ाया था ना, ZIFT और यस मैम। फैलोपियन यूट्राइन ट्रांसफर, टी। हाँ
यस मैम, यस मैम मैम। बायोटेक का मतलब यही है ना कि बायो का यूज कैसे हो रहा है, अदर अदर फील्ड में वो कैसे डेवलप हो रहा है। बायोटेक का मतलब यह है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करना, यस मैम, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेक्नोलॉजी को यूज करना। अब देखो कैसे यूज करेंगे। मैम ये जो जाइगोट जो किसके अंदर स्टोर होता है, क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो जो किस चीज के अंदर जो स्टोर होता है, मतलब कोई chemical- लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर करता है ना शायद से। Yes, ma'am. यस मैम। उसमें तो पॉलन ग्रेन को स्टोर करता है, बट जाइगोट को भी इतना पता है उसको फ्रीज करके रखा जाता है कुछ टाइम तक के लिए। केमिकल कौन सा यूज करता है उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, बट इतना पता है उसको कुछ फ्रीज करके रखा जाता है। जो डैमेज नहीं होता तब तक वो। नहीं, वो डैमेज नहीं होता, उसको प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिसका, लेकिन उसका जो फ्रीजिंग वाला टाइम होता है ना कुछ ही टाइम, जैसे कि सपोज करो स्पर्म या ओवम ने उसको फर्टिलाइज करा दिया, तो फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट का एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम तक वो केमिकल्स के अंदर एक जैसे लिविंग बॉडी के अंदर रहता है ऐसे रह सकता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको किसी फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। बहुत बड़ी टेक्निक्स हैं, अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ओके मैम इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस मतलब क्या कहना चाहता है इसमें। नेचुरल साइंस मतलब जो हमारी नेचर की साइंस है, जो नेचुरल है, मतलब जैसे कि देखो ना बेबी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमने उसके अंदर चेंजेस कर दिया। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, उसको ह्यूमन बॉडी में ना करके हम उसको लैब में करा रहे हैं। एक नॉर्मल बॉडी का जो डीएनए है, उस डीएनए का कोई सेगमेंट हम चेंज कराएंगे, उसके डीएनए के अंदर कोई चेंजेस कराएंगे, उसके सेल के अंदर कोई चेंजेस कराएंगे। तो जो नेचुरल साइंस है, जो नेचर की साइंस है, उसके अंदर कोई इंटीग्रेशन, कोई चेंजेस कराना। तो मैम जी इन सबसे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? दोबारा बोलो। मैम जी फिर इन सबसे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? आपकी समझ में नहीं, आपने क्या बोला फिर से बोलो या फिर चैट सेक्शन में लिखो। मैम जैसे यस मैम। दोबारा एक एक बोलो, जिसने अभी बोला था बोलो, उसकी आवाज क्लियर आ रही थी। एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स क्या है बायोटेक के बेटा एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ये बताया ना। देखो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बना सकते हो सकता है इससे, या फिर इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जीन के अंदर डिफेक्ट हुआ वो हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो कि ह्यूमंस के लिए वेलफेयर में है। ये सब बेनिफिट्स है, ये अभी तो बताया आप लोगों को। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे ना हमारे, देखो। नहीं मैम जैसे बायोटेक्नोलॉजी जीन या फिर हम डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं, एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम जी। चलो देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल क्या यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसके प्रिंसिपल क्या है। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड प्रिंसिपल है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों टर्म्स आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी ले रहे हो, उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर से जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई चेंजेस कराओगे, टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी टेक्निक्स आएंगे जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल को डीएनए या फिर आरएनए उसको चेंज कराओगे, उसको एल्टर करोगे एंड फिर उसको इंट्रोड्यूस करोगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंड thus change the phenotype of the host organism। किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म का इससे आप फिनोटाइप अगर चेंज कर पा रहे हो, मतलब एक इंडिविजुअल की बॉडी क्या, सपोज करो हमने सलमान खान को पकड़ लिया। अब सलमान खान हैंडसम है या नहीं है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो आज के टाइम में उतना ज्यादा हैंडसम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि आज के आने वाले जितनी भी न्यू जनरेशन सलमान खान की जितनी ही हैंडसम हो। हमने हमारे साइंटिस्टों ने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि सलमान खान के डीएनए के अंदर एक जीन है जो उसने उसको हैंडसम बनाया हुआ। अब हम उन्होंने क्या किया, उस जीन को उसकी बॉडी के अंदर से निकाला, ठीक है, उस जीन को निकाल के एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, या फिर उस जीन के बहुत सारी कॉपीज बना ली, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर डालेंगे तो जीन हमारा खराब हो गया, उसकी पहले कॉपीज बना लेंगे, कॉपीज बना के फिर उसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब जो हमारे बाकी के और भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे वो कैसे होंगे डेवलप, सलमान खान के जैसे लुक वाले होंगे। तो किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर से जेनेटिक मटेरियल को निकाला, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसकी वजह से किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप हम यहाँ पे
चेंज करा सकते हैं। एंड ये प्रोसेस हमेशा एक प्रॉपर एनवायरमेंट में किया जाएगा, मतलब एक ऐसे एनवायरमेंट में जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री हो, मतलब उस एनवायरमेंट में कोई माइक्रोब्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पूरी स्टेरिलाइज कंडीशंस हमें वहां पे यूज करनी है। उसी को हम बोलेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब अपनी टेक्निक्स करने के लिए हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में स्टेराइल मीडियम को यूज करना टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। बिकॉज अब माइक्रोब्स के ऊपर भी जब हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने वर्ड क्यों लिखा, कि सिर्फ और सिर्फ हम एक डिजायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो in large quantities for the manufacture of biotechnological products, antibiotics, vaccine और enzymes। ये दोनों प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जहां पे हम अपना प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस को हमें कॉन्टामिनेटेड फ्री बनाना है, ताकि हम जिस पार्ट पे वर्क करना चाहते हैं ना उस पार्ट के अंदर कोई ना कुछ भी कॉन्टामिनेशन ना हो जाए, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा माइक्रोब ना आके ऐड हो जाए। ठीक है। एल्टर का मतलब होता है बेटा चेंज। चेंज। मैम जी, हाँ जी। जैसे आपने अभी बोला ना, जैसे सलमान खान की मतलब हम जीन निकाल कर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर कर देंगे, हम्म। तो मैम उन्हीं की तरह मैम एक और सलमान खान निकल जाएगा। सलमान खान वाला कैरेक्टर, उसका वो जीन जो उसके लुक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लुक, ये नहीं कि एग्जैक्ट सलमान खान थोड़ी ना बनेगा, जीन मैम निकालेंगे। जैसे मैम जी जैसे फेस कट ये सब, जैसा क्या? मैम जैसे फेस कट मैम एग्जैक्टली उन्हीं की तरह। एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा, ये बोल रहे हो? हम जो क्लोन यस मैम। बेटा क्लोन नहीं बन पाएगा ना, बिकॉज हम उसका जीन वो नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है। मैंने एग्जाम्पल देके बताया ये कि उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज हमें पता है हमारा जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, हमारा जो फिनोटाइप, वो अलग अलग जीन्स कंट्रोल करेंगे। ये थोड़े ना कि सिर्फ एक ही जीन होता है, वही हमारा आईज कैसी है, नोज कैसा है, आईज का कलर कैसा है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, कोई एक ही जीन थोड़ी ना इन सबको कंट्रोल करता है। फिर तो हमें बहुत सारे जीन्स निकालने पड़ेंगे। तो मैम फिर कौन से जीन निकालते हैं? कौन सी जीन? जिस जीन पे हमें वर्क करना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक काउ का जीन ऑफ एग्जाम्पल। इंटरेस्ट। हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसको बोलेंगे? एक काउ का एग्जाम्पल ले लो। हमें पता है कि हमारी जो काउ है, काउ की बॉडी के अंदर एक जीन है जो कि क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। या फिर कोई दूसरा एक कोई भी शिप ले लो, शिप हमने ले लिया, शिप की बॉडी के अंदर आपको पता है शिप क्या देती है हमें, वूल देती है नहीं, यस मैम। है ना? तो शिप के अंदर से हमने क्या करा, वो जीन निकाल लिया जो वूल प्रोड्यूस करता है। अब वो जीन हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब उस जो किसी दूसरे, जैसे सपोज करो डॉग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो डॉग की बॉडी भी तो वूल बनाना शुरू कर देगी नहीं? अब तक तो हमें Yes, सिर्फ शिप yes, से ma'am. वूल मिल रही थी, अब हमें डॉग से भी वूल मिलेगी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वूल की, तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही है ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए चीजें की जाती है। अच्छा मैम, मैम ऐसे साइंटिस्ट ने ट्राई भी करके देखा है? ये क्या करके देखा है? मैम ट्राई करके देखा है मैम, जीन निकाल कर दूसरी बॉडी में वो डालना। एप्लीकेशन में तभी तो हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन में पढ़ेंगे ना वो सारी चीजें कि किस किस के अंदर ये किया गया है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे जीन को हम निकालेंगे बॉडी के अंदर से, और कैसे जीन को किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ओके मैम वो जी, चीजें। ठीक है, चलो। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल्स। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी। यू प्रोबेबली एप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोगों को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? बिकॉज उसके थ्रू वेरिएशंस डेवलप होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, होते हैं नहीं? The former provide opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setup। मतलब हमें जेनेटिक सेटअप का एक नया नया कॉम्बिनेशन मिलता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। और अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर से हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज मिलती हैं। अब सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। उनमें से कुछ हमारी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं और पॉपुलेशन के लिए भी। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
कोई वेरिएशंस नहीं देखने के लिए मिलते। जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट की बॉडी के अंदर होती है, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene. The techniques of genetic engineering, जिसमें हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो अभी समझाऊंगी। कैसे बनाएंगे? जीन क्लोनिंग की हेल्प से बनाएंगे, जीन ट्रांसफर का यूज करके हम वहां पे बनाएंगे। Overcome this limitations allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organ. ये अभी जब मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगी तब आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलो पहले ना हम क्लोनिंग ही समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लोन क्या होता है। देखो सपोज करो मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या किया, इस सेल की स्टडी की, एकदम बहुत डीप स्टडी किया, और डीप स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे इस सेल के डीएनए के पास एक ऐसी छोटी सी सीक्वेंस है। डीएनए की छोटी सी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं नहीं। तो इसके पास मतलब एक ऐसा जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर कोई भी किसी भी चीज के लिए आपकी बॉडी को रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरी बॉडी है, मतलब ये जो जीन है इसको मैंने बोल दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस जीन के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, बोल सकते हैं नहीं इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस मैम। और ये मेरा वो सेल जिसके ऊपर मुझे काम करना है, मतलब सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने क्या किया, इसकी अंदर से ये जीन आइसोलेट कर लिया, इसके अंदर से इस जीन को मैंने आइसोलेट कर लिया। अब इस जीन को मुझे क्या करना है, अब मेरे पास तो देखो एक ही जीन है ये। अब अगर मैं इसी जीन का यूज करूंगी तो मेरे पास सपोज करो सिर्फ एक ही वैक्सीन बनेगी, बनेगी या नहीं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी हमें ये बोलती है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें उस प्रोडक्ट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहिए। लार्ज स्केल मतलब ये थोड़ी ना कि सपोज करो कोरोना वैक्सीन हमने लोग बनाई तो कोरोना वैक्सीन के कितने सारे डोसेस बनाए गए, तो इतने सारे डोज कैसे बनाए गए? क्लोनिंग कर करके बनाए गए या नहीं बनाए गए? तो ऐसे यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं इसी जीन से एक ही वैक्सीन बना पाऊंगी, या फिर ऐसे समझ लो एक ही प्रोडक्ट मैं बना पाऊंगी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनाना। तो इसकी कॉपीज बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक बैक्टीरिया। मैंने यूज किया यहाँ पे एक बैक्टीरियम, और कौन सा बैक्टीरियम यूज किया? सैल्मोनेला टाइमरीफायरस। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। मैम डायरेक्ट पीसीआर भी से भी तो कर सकते हैं इसको क्लोनिंग। डायरेक्ट हम पीसीआर से कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करेंगे वो आपको अभी समझ में आएगा। देखो देखो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एक उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो पीसीआर और एक उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमारा क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है हमारी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसके अंदर रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कर सकता है हमारे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलके। अब प्लाज्मिड के पास प्रेजेंट होती है एक ओआरआई साइट। अब आपको पता है जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि रेप्लिकेशन के लिए एक साइट जरूरी होती है। अगर वो साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता। कौन सी साइट होती है वो? मैम ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। तो अगर हमें कोई भी चीज यूज करनी है तो सबसे पहले मतलब अगर हमें अपना डीएनए को किसी भी चीज के अंदर इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट कराने के लिए हमें पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिसके साथ हम डीएनए को इंसर्ट करा रहे हैं
उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। इसको लिख लो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। अब जीन ऑफ, अच्छा ये बताओ, डीएनए तो मेरा इतना बड़ा सा है, अब इतने बड़े से डीएनए के अंदर से मैं छोटा सा जीन कैसे निकालूंगी बाहर? restriction मैम enzyme. चेक करेंगे ना restriction enzyme को। अब यहाँ से भी मैंने क्या किया, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर से प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया और यहाँ से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ restriction enzyme. अब इस सिर्फ एक कॉमन प्रोसेस बता रही हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, क्यों इनको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए, ये सब डिटेल में बाद बताऊंगी। सिर्फ एक कॉमन प्रोसेस। तो प्लाज्मिड हमने लिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपने इस बैक्टीरियल सेल से यहाँ से अपना वेक्टर निकाला। ये वेक्टर समझते हो क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है मैम जो एक जगह से, मैम जो वेक्टर काम का जो मतलब कि इसका जीन उसमें पहुंचा दे, होस्ट सेल में पहुंचा दे। एग्जैक्टली एक होस्ट सेल के अंदर मतलब व्हीकल का काम करेगा। ये आपके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लेके जाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज किया था ना, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप अपने वेक्टर को निकालने के लिए भी यूज करोगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, ये आपने अपना वेक्टर निकाल लिया और वेक्टर के पास था हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके साथ मिक्स कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, पहले सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके इस वेक्टर को कट कर देगा। सपोज इसने यहां से इतना पार्ट इसका कट कर दिया, इसको कर दो यहां से, ये पार्ट कट कर दिया। अब जब यहां से हमारा ये पार्ट कट होगा तभी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बाइंड कर दिया, हुआ है नहीं? इसी को हम बोलेंगे, दिस इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब कट कराने के लिए मैंने यूज किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो जो मॉलिक्यूलर सीजर मैंने अपने यहाँ पे सेल के अंदर यूज की थी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालने के लिए, सेम मॉलिक्यूलर सीजर मैं अपने वेक्टर के ऊपर भी यूज करूंगी, वेक्टर को कट करने के लिए। फिर तभी तो मेरा ये जीन आया यहाँ पे और यहाँ पे बाइंड हो गया। बाइंड कैसे करेगा इससे, इसको हम ज्वाइन कराने के लिए किसका यूज करेंगे? मैम डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे। लाइगेज टू ज्वाइन एंड्स को ज्वाइन कराने के लिए फिर हमने डीएनए लाइगेज का यूज किया। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो सबसे पहले मैंने अपना एक सेल लिया, उस सेल के अंदर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर मैंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया के अंदर से बैक्टीरिया क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वेक्टर चाहिए। वेक्टर मैंने उसको ले लिया, वेक्टर क्या लिया मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड को लिया, प्लाज्मिड के अंदर भी कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब फिर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उन दोनों मतलब वेक्टर को ऐसे पता है प्रोसेस जनरली अगर आप लैब में करोगे तो कैसे करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे या फिर बीकर लोगे या एक पेट्री डिश कुछ भी लोगे, उसके अंदर आप क्या कर दोगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, और बैक्टीरिया डालोगे और उसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके अंदर डाल दोगे और डीएनए लाइगेज डाल दोगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस खुद से हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पहले क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने प्लाज्मिड लिया, फिर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला उसके ऊपर, वो कट किया, फिर उसके बाद आप डीएनए लाइगेज डालोगे, ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, एक साथ प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। आप सारी चीजों को एक जगह मिक्स कर दोगे, ये पूरा प्रोसेस खुद हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है मैम जिसमें वेक्टर का मतलब क्या है? किसका? मैम जी वेक्टर
वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, जो आपके क्या कर रहा है, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड हो रहा है। अभी देखो ना, अगर आपको क्या करना है, आपके पास कोई बुक है, आप उसको, उस बुक को अपने फ्रेंड के घर तक पहुंचाना है, तो आप उस बुक को अपने फ्रेंड के घर तक कैसे पहुंचाओगे? आपने कोई ऑटो या कोई टैक्सी का यूज किया, उस टैक्सी वाले को या किसी फ्रेंड को या किसी अपने भाई को या किसी को बुक दे दी कि आप उस बुक को ले जाके मेरी फ्रेंड के घर पे दे दो। तो जो बीच में यूज किया आपने, किसी को भी बुलाया बुक को ट्रांसफर करने के लिए, किसी व्हीकल का यूज किया, तो वो क्या है, वो वेक्टर हुआ, जो आपकी चीज को ट्रांसफर कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में लेके जा रहा है। एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर हमें कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है तो वेक्टर, जैसे कि अभी हम मलेरिया में नहीं पढ़ के आए क्या, मलेरिया में प्लाज्मोडियम में वो जो फीमेल एनोफ्लीज थी, फीमेल एनोफ्लीज वेक्टर का ही तो काम कर रही थी, प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर लेके आने के लिए वेक्टर था ना, मैम। व्हीकल। यस मैम। चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग इनका। अब जैसे ही हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट सेल लेंगे। होस्ट सेल भी मैंने क्या ले लिया, ई कोलाई, या फिर इसको हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ई कोलाई का खुद का डीएनए और इसकी बॉडी के अंदर मैंने ट्रांसमिट कर दिया क्या, हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास यही ORI सीक्वेंस और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ये ई कोलाई अब क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जैसे खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो सेम टाइम पे हमारा जो जीन है उस जीन का भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं? तो इससे अब हमारे पास क्या बन जाएंगे, बहुत सारी कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरा इनका खुद का डीएनए और ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ये ORI सीक्वेंस एंड ये हमारे पास ये। अब देखो मेरे पास एक कॉपी थी, अभी कितनी कॉपी बन गई मेरे पास, 2 कॉपी। फिर ये आगे फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास 4 कॉपी बन जाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेगा फिर मेरे पास 16 कॉपीज बन जाएंगी, 8 कॉपीज, 16 कॉपीज, 32। ऐसी इनका हमारा काउंट बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। बताओ आया क्लोनिंग समझ में? और ये प्रोसेस जब मैंने एक पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये प्रोसेस सबसे पहले कराया गया था स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट के थ्रू इन 1972। स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट ने 1972 में कराया था ये प्रोसेस। उन्होंने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, मतलब एक ऐसा जीन जो आपकी बॉडी को एंटीबायोटिक से बचाएगा, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। उसको उन्होंने लिया था कहां से, साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम से। साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम से उसको निकाला एंड फिर उसकी बहुत सारी उन्होंने कॉपीज बनवाई थी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब पढ़ते हैं, देखो हमारी एनसीईआरटी की लाइन, अब हमें समझ में आएगा। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलन ऑर्गन। एलन ऑर्गन मतलब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए को हम ट्रांसफर कराएंगे। कैसे ट्रांसफर कराएंगे? दिस पीस ऑफ डीएनए would not be able to multiply itself in the progeny cell का मतलब जो नई सेल के अंदर मैंने अपना अभी जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कराया तो खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? उस प्रोजेनी सेल की मशीनरी को ही यूज करेगा। जैसे उस प्रोजेनी सेल की अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसी टाइम पे हमारा जो हमने नया पीस ऑफ डीएनए लिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया,
वो मल्टीप्लाई करना चाहिए किसके साथ, प्रोजेनी सेल के साथ। तो उसके लिए वहां पे साइट होनी चाहिए एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होती है रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराने के लिए। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA, मतलब एक नया पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई कराने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्रोमोसोम का ही पार्ट होना जरूरी है। जो कौन सा सीक्वेंस, बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दस एंड एलियन इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, उस साइट के साथ हम उसको लिंक करना पड़ेगा। दिस पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करेगा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। मींस हम आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं, एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज हम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग मेथड। बताओ क्लोनिंग समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, यस बोलो। मैम। मैम हम डायरेक्ट पीसीआर से क्यों नहीं किए? डायरेक्ट हम पीसीआर से इसलिए नहीं की थी, आपने पढ़ा होगा पीसीआर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स देते हैं, यस मैम। डिफरेंट टेम्परेचर्स देते हैं। वहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा आपने पीस डीएनए का पीस लिया, तो उस डीएनए के पीस से आप उसकी बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बना, मतलब उसकी कॉपीज बना सकते हो, लेकिन आप उसको एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो पीसीआर में। इसलिए हम यहाँ पे ये वाला मेथड्स यूज करते हैं। पीसीआर एक मेथड है, काफी अच्छा मेथड है, जिसको आपने जनरली पढ़ा होगा। उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कहाँ पे यूज करते थे, सपोज हमें कोई भी सैंपल्स मिल रहे थे डीएनए के, वो हमें बहुत छोटे साइज में मिल रहे थे। मैम कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए हम उसको पहले मल्टीपल वो कर लेते क्लोनिंग। हाँ, मतलब हमारा बहुत छोटा सा सीक्वेंस है डीएनए का, हम हमारी स्टडीज उसके अंदर प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वहां पे, मतलब उसको एम्पलीफाई करने के लिए। ओके मैम। चलो ये हो गया। अब डीएनए क्लोनिंग में ना बस 3 आप पॉइंट्स लिख लो, उन्हीं पॉइंट से आपका सॉर्टेड हो जाएगा सब। सबसे पहला पॉइंट आपका क्लोनिंग के लिए ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। पहला स्टेप तो आपका यही होगा, विद डिजायर्ड जीन डीएनए को आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, अपने जीन को इंट्रोड्यूस कराना है किसकी बॉडी के अंदर, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद उसको वहां भी रखवाना है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। अभी थर्ड लाइन का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आप लोगों को जो ये प्रोसेस समझाया कि मेरे पास यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर एक वेक्टर मुझे ऐसा यूज करना है जो वेक्टर रेप्लिकेशन कर पाए और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फिर सेकेंड जनरेशन से उसकी और ज्यादा, जब वो मल्टीप्लीकेशन करके नई प्रोजेनीज बनाएगा तो उन सभी प्रोजेनीज के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाना चाहिए। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उन सारी प्रोजेनीज के अंदर नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स आपका या तो होस्ट ऑर्गेनिज्म हेलो अभी मैम आप ऑडिबल नहीं हो। हाँ अब ठीक है। आज ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मेरे को पता ही नहीं लगा। अभी हुआ था ना जस्ट कनेक्शन लॉस कुछ सेकंड पहले। यस मैम। बट मेरी स्क्रीन कैसे विजिबल है आप लोगों को जब मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था? अभी नहीं है ना विजिबल? हाँ अभी नहीं है। नो मैम।
मेनली ना रात के टाइम में बहुत कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ना घर पे सारे मेंबर्स आ जाते हैं और सबके वाईफाई से ना मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे कनेक्शन पुअर हो जाता है फिर। चलो, ये वाला प्रोसेस आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो यही जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझाया ना पूरा का पूरा, प्रोसेस हमारे स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट ने किया था 1972 में। क्या यूज किया था इन्होंने? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था। किसकी बॉडी के अंदर से? सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। एंड फिर उसको एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक कराया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंड फिर एक ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मतलब ई कोलाई को इन्होंने यूज किया यहाँ पे एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। एज अ रिजल्ट जीन वाज एक्सप्रेस एंड मल्टीप्लाई इन ई कोलाई। ई कोलाई की बॉडी के अंदर हमारा जीन भी दिख रहा था एंड वो मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा था। तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों हमारा? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो पहला पॉइंट है ये जो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे क्या होता है। अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखो बच्चों, कुछ स्टेप्स लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना। लिखो चलो, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टेप्स ऑफ, आवाज आ रही है ना मेरी? फिर से कनेक्शन लॉस तो नहीं हुआ? आ रही है। यस मैम। यस मैम आ रही है। तो देखो, ये स्टेप्स आप लिखोगे ना तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या। बहुत इजी चैप्टर है, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा कि बायोटेक में तो कुछ है ही नहीं लर्न करने के लिए। एंड सीरियसली कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे? एक डीएनए को आइसोलेट करोगे। मतलब एक कोई भी आपने बॉडी एग्जाम्पल ले लिया हमारा सलमान खान की बॉडी के अंदर से जीन हमें निकालना है, उसके हैंडसम क्यों है वो इतना ज्यादा, ठीक है? तो वो जीन हमने आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उसके बाद यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझो, एकदम ना स्टोरी के वे में समझना है कैसे किया। अब हमने जो सलमान खान का डीएनए लिया, अब डीएनए के अंदर से हमने क्या करा दे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करा देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सी फ्रेगमेंट है जिसको मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट समझना है? ये भी तो बहुत बड़ा टास्क होगा ना, क्योंकि देखो ना, आपके पास ये डीएनए है, आपने एक सीजर चलाई यहाँ पे, ये सीजर बना देते हैं एक अच्छी सी, ये सीजर। तो ये सीजर क्या करेगी? आपके डीएनए को ऐसे कट कर देगी बहुत सारे पार्ट्स में। लेकिन मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था? सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना पार्ट था जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास बहुत सारी फ्रेगमेंट्स मिल गई, ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स मिली, और इन्हीं के बीच में छिपी हुई है मेरी ये फ्रेगमेंट। यहाँ पे तो मुझे दिख रही है क्लियरली, रेड कलर से मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। लेकिन जब मैं प्रोसेस कर रही होंगी तब नहीं मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअली मेरी फ्रेगमेंट कौन सी है। तो अब मुझे क्या करना है? इन सारी फ्रेगमेंट्स में से अपनी फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, मतलब जो डिजायर्ड पार्ट है मेरे डीएनए का, मुझे वो पिक करना है। तो उसको पिक करने के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं यहाँ पे लगाऊंगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? देखो, इलेक्ट्रो का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? फोरेसिस का मतलब पता है? मूवमेंट। और जेल, मैम आपने यूट्यूब लेक्चर पे बताया तो था। यस मैम आपने पढ़ा दिया था। हाँ कब पढ़ाया मैंने?
यस मैम, आपने मैम वीडियो आप भेजी थी। मैम मैंने आपने पढ़ाया यस था। मैम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझाया था ये, यस यस मैम मैम। है ना? हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझाया था। तो वही टेक्निक है हमारी, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने फ्रेगमेंट को पिक करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैंने अपना यहाँ से डिजायर्ड जीन पिक कर लिया। अब पिक करने के बाद मैं उसको एक वेक्टर के साथ ऐड, हाँ जी मैम इथीडियम ब्रोमाइड तो स्टेन का नाम था ना, एग्रोस जेल यूज होता है, जेल हाँ, इथीलियम इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्रोमाइड स्टेनिंग का नाम है, जो उसको पर्पल वायलेट कलर देता है। एग्रोस जेल मैम और यूज करता है, ऑरेंज कलर देता है ना। पर्पल यस वायलेट मैम कलर। ऑरेंज कलर देता है। मतलब ये जेल, सॉरी, ये केमिकल पर्पल वायलेट कलर का होता है। फिर जब हम उसके ऊपर से एक्सरेज डालते हैं ना, तब हमें ऑरेंज बैंड्स दिखाई देते हैं। ऑरेंज बैंड ओके मैम। कलर के नहीं होते, डाई के नहीं होते, वो हमें एक्सरेज डालने के बाद ऑरेंज दिखाई देता है। मैम यूवी रेज डालने के बाद। हाँ, ठीक है। तो ये हुआ यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने अपने सेगमेंट को पिक कर लिया। अब पिक करने के बाद हमें उसको किसके साथ ऐड कराना है, वेक्टर के साथ। तो हमें क्या यूज करना है, यूज ऑफ डीएनए वेक्टर लिख लो या फिर वेक्टर डीएनए लिख लो। वेक्टर डीएनए का यूज करना है टू कैरी डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब डिजायर्ड डीएनए को मैंने वेक्टर के साथ ऐड करा दिया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब उसको मुझे क्या कराना है, एक होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कराना है। तो इसका मतलब हम कौन सा प्रोसेस कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन समझ दो, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल। पूरी बायोटेक में सिर्फ यही स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने जो वेक्टर डीएनए अपना बना दिया है, वो एक्चुअली में वेक्टर डीएनए बना भी है या नहीं है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बना है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इनको हम पिक कैसे करेंगे, बिकॉज हमेशा ये चीज सक्सेसफुल नहीं होता कि मैंने रिकॉम्बिनेंट बना दे तो बन ही जाए। चलो रिकॉम्बिनेंट बन ही गया, अब जरूरी नहीं है कि वो होस्ट बॉडी के अंदर, मतलब एक बॉडी है मेरी, उसकी बॉडी के अंदर मैंने वेक्टर डीएनए डाल दिया। अब उससे जो नई प्रोजेनी सेल बनी, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि उस प्रोजेनी के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो नया डीएनए बन रहा है, उसके अंदर मेरा जीन है या नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। अब स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कब हम कर पाएंगे, जो हम यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हैं ना, उस वेक्टर के पास कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए, जिसको हम बोलेंगे आगे जाके सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स उसके पास होने चाहिए ताकि मैं सेलेक्ट कर पाऊं कि मेरा प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं। 7th स्टेप होता है यहाँ पे बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे हम। फिर 8th प्रोसेस होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये 8 के 8 प्रोसेसेस हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारा पूरा चैप्टर ये चलने वाला है। आज पढ़ ले आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। यस मैम। चलो देखो, यस मैम। हमारी ब्लैंक स्लाइड्स ये। चलो फर्स्ट स्टेप देखो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैम आपने बायोरिएक्टर के बाद क्या बताया था? किसके बाद, बायोरिएक्टर के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसा प्रोसेस है, स्टेप 1 है। अब सपोज करो मेरे को डीएनए को आइसोलेट करना है। डीएनए तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। तो मेरे को न्यूक्लियस के अंदर तक जाने के लिए मेरे को उसके सेल के बाहर बहुत सारे बैरियर्स मिलेंगे ना, उन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये मेरी सेल है और इस सेल के अंदर
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल। तो मुझे यहाँ से डीएनए को निकालना है। अब यहाँ से डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा किसको? सेल वॉल को। तो अब सपोज करो मेरी सेल वॉल बनी हुई है किसकी? फंगस की सेल वॉल है। किससे बनी होती है फंगस की सेल वॉल? मैम काइटिन से, काइटिन से। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी क्या? काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम। काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा? इस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है। अगर मेरे पास है ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? मैम इसमें लाइसोजाइम यूज करते हैं। लाइसोजाइम यूज करते हैं। प्लांट सेलुलेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर नॉर्मल सेल वॉल है, चलो सेल वॉल तो हमने करा दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे डाइजेस्ट कराएंगे? प्रोटीन। लाइपेज। लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों से बनी होती है ना? यस मैम। चल, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे आरएनए अगर यहाँ पे प्रेजेंट हुए कुछ, उनको क्या करेंगे? आरएनएस का यूज कर देंगे। प्रोटीन्स हुए अंदर कुछ, प्रोटीनेज। उनके लिए यूज करेंगे हम प्रोटीनेज। ये हमने अपना प्रोसेसिंग कर लिया पूरा। और प्रोसेसिंग करके अपने डीएनए को यहां से निकाल लिया। अब डीएनए को निकालने के बाद क्या करेंगे? कहाँ पे ले जाएंगे डीएनए को? डीएनए को आइसोलेट किया और उस डीएनए को डाल देंगे किसमें? चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। एल्यूजन। मैम स्पूलिंग तो एल्यूजन उसमें, मतलब निकालना। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। मैम स्पूलिंग तो उसमें से हम डीएनए को निकालेंगे, उसको कहेंगे ना। स्पूलिंग का मतलब होता है ना, एक स्पून के थ्रू हमने डीएनए को निकाल, मतलब जैसे कि आपने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना डीएनए डाल दिया और आपने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। फिर आप क्या करोगे? एक ऐसे स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पैचुला टाइप से, उस स्पैचुला से डीएनए को फिर बाहर निकालोगे, उसको बोलेंगे हम स्पूलिंग। ठीक है। पहले चिल्ड इथेनॉल पे डालोगे, फिर उसके बाद आप उसको करोगे स्पूलिंग में। एंड एक क्वेश्चन भी आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे डीएनए एंजाइम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए? डीएनए यूज करेंगे तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, अगर हम डीएनए यूज करेंगे तो हमारा डीएनए एंजाइम भी क्या होगा? वही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला प्रोसेस। हम क्या किया? डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, अब हमें क्या कराना है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स कराने हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैम जेल इलेक्ट्रोफोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्यों बोलते हैं हम? Why we call it restriction enzyme? क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट मैम ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक लोकेशन से। सीजर है तो उसको कटिंग एंजाइम भी तो बोल सकता है। फिर किसी ना किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलता है। बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे बैक्टीरियोफेज कहाँ से आ गया? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अच्छा, मैम अगर वायरस का ना बैक्टीरिया पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर हमारा मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यस मैम। मैम आप फिर से ऑडिबल नहीं हो। मैम यू आर म्यूट। यस मैम, आप म्यूट हो।
हाँ मैं म्यूट हो गई थी। यस मैम, अब ऑडिबल। हाँ तो देखो मैं क्या बता रही थी आपको, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक हमारे साइंटिस्ट हैं स्टीवार्ड लेन और वर्नर आर्बर, अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे नीट में कभी नहीं पूछा जाता। स्टीवार्ड लेन एंड वर्नर आर्बर, ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसो मतलब डिस्कवरी किया था, ऐसे समझ लो। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। यस मैम। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक मीडियम लिया, जिस मीडियम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। उस मीडियम के अंदर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाल दिया। ये हमारे बैक्टीरियोफेज आ गए। अब बैक्टीरियोफेज को क्या करेंगे, जैसे उनको बैक्टीरिया दिखेंगे उनको इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, नहीं। अब उन्होंने मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारे बैक्टीरियोफेज सारे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्पॉट्स बना के दिखाती हूँ, जिसके ऊपर मैं रेड स्पॉट बना रही हूँ ना, उसको समझ लेना मेरे वो बैक्टीरिया हैं जिनको बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्टेड कर दिया। अब मेरे बचे ये 3, 1 2 3, 3 बैक्टीरिया ऐसे बच गए जिनके ऊपर बैक्टीरियोफेज का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, पता है किसी को रीजन एग्जैक्टली में हुआ कैसे होगा ये? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। सोचो। मैम अगेन रिपीट करना, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैंने क्या किया, एक मीडियम लिया, उस मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरियाज के साथ मैंने एक बैक्टीरियोफेज को रख दिया। अब बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। अब मेरे कुछ ही बैक्टीरिया Yes, ma'am. इन्फेक्टेड हुए, सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। जैसे कि सपोज करो एक रूम लिया मैंने, एक रूम में बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, मतलब बच्चे है ना, अब उन बच्चों के साथ कोई बॉडी बिल्डर टाइप से या फिर कुछ भी इस टाइप का जो बच्चों को मारता था, पीटता था, है ना, ऐसा कोई इंसान छोड़ दिया जो उन बच्चों को मार रहे हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो उस भी इंसान को मैंने छोड़ा यहाँ पे, उनने कुछ ही बच्चों को मारना शुरू किया, बाकी बच्चे मजे में रहते हैं ना, जो भी काम कर रहे थे कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ वहां पे? बाकी बच्चे दोस्त होंगे ना मैम। कुछ के ऊपर मतलब यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है कि बैक्टीरियोफेज जो है उन्होंने बैक्टीरिया के साथ फ्रेंडशिप कर ली होगी। यस मैम, कुछ है ना? जीन में उनका कुछ सेम हो सकता है या कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर क्या थ्योरी, इसके अंदर थ्योरी ये हुई कि जो हमारे बैक्टीरियोफेज होता है ना, अगर मैं आपको ये देखो, ऐसे ये एक मैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको बना के कि ये मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये मेरा बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, और ये मेरा बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज इसकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब बैक्टीरियोफेज कैसे होता है, अपना वायरल पार्ट जो होता है वो इसके अंदर छोड़ देगा, और वायरल पार्ट जैसे इसके अंदर आएगा, अब वायरल पार्ट इसके अंदर इसकी मशीनरी को यूज करेगा अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, मतलब इसको इन्फेक्टेड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे बैक्टीरियोफेज के अंदर लेटर डिस्कवरीज में ये पाया गया कि बैक्टीरियोफेज के पास 2 एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मत बोलो, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो बस। और एक एंजाइम था मिथाइलेज। मतलब बाद में डिस्कवरी से ये पता चला कि हमारे बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है और मिथाइलेज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स में कट करता है। तो ये तो हमारे बैक्टीरिया के सारे डीएनए को फ्रेगमेंट्स में नहीं कट कर देगा, फिर अपने डीएनए को नहीं कट करता ये। अगर बाहर से कोई बैक्टीरियोफेज आके इसके अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे ही बैक्टीरियोफेज अपना वायरल पार्ट इसके अंदर इंटर करेगा, ये इसको छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट में कट कर देगा।
मतलब उसके वायरुलेंस को, उसके आरएनए को कट कर देगा ये। तो इसका मतलब हमारा इन्फेक्शन नहीं होगा ना बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का वायरल पार्ट जो अंदर आ रहा है इसमें उसको कट कर दे रहा है। अब क्वेश्चन अराइजेज ये, चलो कोई बाहर से फॉरेन डीएनए आ रहा है उसको कट कर रहा है, अपने डीएनए को क्यों नहीं करता ये कट? अपने डीएनए को इसलिए कट नहीं करता क्योंकि इसके पास एक और एंजाइम होता है मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या काम करता है? आपका जो डीएनए है, मतलब इसका जो खुद का डीएनए है, उस अपने खुद के डीएनए का करा लेता है मिथाइलेशन। और हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता। बताओ, आया समझ में ये चीज? मैम हाँ जी, रिपीट। आपने बोला कि ना इसके अंदर ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि इसके वायरल को कट कर देगा। मैम ऐसे तो सभी में होता है, और क्यों इन्फेक्टेड हो गए? और को इसने कैसे इन्फेक्टेड कर दिया? और सभी इन्फेक्टेड इसलिए हो गए बिकॉज उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा। तो मैम या ये फिर कुछ के हो सकता है उनकी बॉडी के अंदर मिथाइलेज ना हो, या फिर हो सकता है ये मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया गया कि कुछ तो इन्फेक्टेड हो गए और कुछ इन्फेक्टेड नहीं हुए। अगर हम बात करें तो फिर तो बैक्टीरियोफेज का काम ही नहीं बचेगा कुछ, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं पाया जाता, ये सबके अंदर नहीं पाया गया। ऐसे तो बैक्टीरियोफेज का काम ही क्या रहेगा? बैक्टीरियोफेज का तो कोई यूज ही नहीं रहेगा, फिर वो तो कभी भी इसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। ओके मैम। तो सिर्फ इतना समझना है कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हमारी ऐसी हुई, एक मीडियम लिया गया, उसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया और उसके साथ बैक्टीरियोफेज रखा। कुछ इन्फेक्टेड हुए, कुछ इन्फेक्टेड नहीं हुए। जो इन्फेक्टेड नहीं हुए उनके अंदर ये चीज डिस्कवर की गई कि उनकी बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया और उसके साथ साथ मिथाइलेज पाया गया। मिथाइलेज क्या कर देता? मिथाइलेशन कर देता था आपके डीएनए का। उसने उठा के डीएनए का मिथाइलेशन करना शुरू कर दिया। लिख लो इसको, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। मिथाइलेशन तो समझ सकते हो ना, ऐड ऑफ मिथाइल ग्रुप को ऐड कराना। 6 चैप्टर में पढ़े थे। चलो, तो ये चीज हुई हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी के टाइम पे। फिर इसके बाद मतलब ये तो पहले मतलब लोगों ने सोचा ये चीज कि इसकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे कुछ हो रहा होगा, एक मिथाइलेज एंजाइम होगा जो खुद इसका मिथाइलेशन करा रहा होगा। लेकिन लेटर डिस्कवरीज बाद में डिस्कवरी में ये पता चला कि हमारे बैक्टीरिया के पास 2 एंजाइम्स नहीं होते, सिर्फ एक एंजाइम्स होता है, ओनली रेस्ट्रिक्शन। सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होता है। यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने खुद के डीएनए को तो मिथाइलेशन कर देगा और कोई फॉरेन डीएनए इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो उस फॉरेन डीएनए को किल कर देगा। फिर वहां से क्या किया, इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया गया और बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना शुरू कर दिया। आया तो समझ में? चलो देखो, इसकी कुछ स्लाइड्स हैं, ये समझो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। दीज आर द एंजाइम्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रेगमेंट्स। दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम से हमारे बिलोंग करते हैं। आपका 1963 में 2 एंजाइम्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। मतलब 1963 में 2 एंजाइम्स पता लगाए गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मिथाइलेज। एक एंजाइम क्या करता था, ऐड करता था मिथाइल ग्रुप डीएनए, और दूसरा क्या करता था, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करता था। ऐसे करके 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए 230 बैक्टीरिया से, 230 बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया। फिर इसके बाद इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम दिया गया। इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया, इनका नाम देखो। जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा लिखेंगे हम कैपिटल से। फर्स्ट लेटर हमें बताएगा कि इसका जीनस क्या है। बाद के 2 लेटर जो होंगे वो हमें बताएंगे कि उसकी स्पीसीज क्या है। 2 लेटर स्मॉल में हम उनको लिखेंगे, वो उसकी स्पीसीज बताएगा। हमारा नेक्स्ट 4th लेटर हमें बताएगा कि उसकी स्ट्रेन, किस स्ट्रेन से उसको लिया गया।
वो, एंड द लास्ट वन लेटर उसका रोमन नंबर। रोमन नंबर में मतलब ये नंबर फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड, मतलब कौन से ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया। पहले आइसोलेट किया गया तो फर्स्ट लिख दिया, सेकंड बार आइसोलेट किया गया तो सेकंड लिख दिया, थर्ड नंबर पे आइसोलेट किया गया तो उसको थर्ड दे दिया गया नाम। ऐसे इनका नाम दिया गया, जैसे ई को R1 का नाम दिया गया था, ई को RY13 से इसको हमने निकाला था। बताओ आया ये चीज समझ में? हमेशा मैम जी इसमें मिथाइल का मतलब क्या है? किसका? मैम जी मिथाइल। मिथाइल का? यस मैम। मिथाइल का मतलब बेटा CH3 ग्रुप है ना। मैम इसमें, मैम जी इसमें इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपने डीएनए को कट ना करे। वो कट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी उस डीएनए को कट नहीं करेगा जो मिथाइलेटेड है। उसके सारे एंड्स में मिथाइल ग्रुप अटैच करा दिया गया ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसलिए। अच्छा मैम। बाकी डीएनए को तो कर पा रहा है, बाकी डीएनए को क्यों कर पा रहा है? बिकॉज उनके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। अगर हम क्या करें, हर एक डीएनए को मिथाइलेशन करा दें, तो सभी डीएनए का मिथाइलेशन अगर हम करा देंगे तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन सब पे वर्क नहीं कर पाएगा। तो मैम इससे फिर बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक डिस्कवरी थी। आज के टाइम में कोई मिथाइलेज एंजाइम का नहीं यूज करते, बायोटेक्नोलॉजी में कहीं यूज नहीं करेंगे इसका। ये सिर्फ डिस्कवरी के टाइम पे पता लगा, मतलब एक टाइप से थॉट्स थे कि अपना खुद का डीएनए वो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी दूसरों का डीएनए क्यों कर रहा है। खुद का डीएनए इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज उसके डीएनए को देखा गया कि उसके डीएनए के अंदर एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप्स पाए गए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एंजाइम होगा जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड करा रहा होगा, तो उसका नाम मिथाइलेज। बिकॉज वो एंजाइम थोड़े ना, डिस्कवरी के टाइम पे एंजाइम थोड़े ना खुद बोलेगा, फिर उसके ऊपर टैग लगा होगा कि मैं मिथाइलेज हूँ। ये सब मैम समझ में आ गया। डिस्कवरी से पता चलता है बिकॉज डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप देखे गए एक्स्ट्रा, उसकी वजह से उनके माइंड में थॉट आया कि डीएनए के ऊपर तो इतने मिथाइल ग्रुप्स नहीं होते। अब मिथाइल ग्रुप नहीं होते तो इट मींस कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा जिन्होंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कराया। ओके मैम जी। ठीक है, तो चलो आज हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही तक ही किया। वैसे ट्राई तो मैं कर रही थी कि थोड़ा और हम कर लें, बट नेक्स्ट क्लास में हमारे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर 2 दिन में नहीं होगा तो फिर मंडे में नहीं होती ना हमारी क्लास, हाँ ट्यूसडे तक फिनिश। मैम आपने जो स्ट्रेन बताया था उसमें मतलब कैसे क्या?